हमने जेल भरो तहरीक करनी और हम इंशाल्लाह पाकिस्तान के सारे जेलों भर देंगे ताकि इनका शौक पूरा हो जेलों। जेल भरो तो जो है फ्लॉप हो गई है ये फिल्म जो है, अब डूब मरो फिल्म चला चुका। जो मर्जी ये कर ले, हुकूमत तो आनी है हमारी। लोगों के लिए जेलें, अपने लिए बेलें। छतों के लेंटर खुल जाते हैं महीने के अंदर, 6 महीने ज्यादा जड़ा है लातरा लेंटर नहीं खुले। वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारी जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, जेल भरने में बुरी तरह फेल होने से पीटीआई की जेल भरो तहरीक का भुरकस निकल गया है। अब आलम यह है कि पार्टी की टॉप टियर लीडरशिप जमानतों के लिए परेशान है और जमात के लीडर इमरान खान साहब जो जेल भरो तहरीक से एन पहले जमानतें करवा रहे थे, अब उनके सर पर एक बार फिर गिरफ्तारी का खतरा मंडला रहा है। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ 36 मुख्तलिफ नौइयत के मुकदमात अदालतों में ज़ेर इल्तवा हैं। 25 केसेस में वो मुस्तकिल जमानत पर हैं। खान साहब के खिलाफ सियासी केसेस तो कोई खतरा नहीं है, अलबत्ता ईसीपी से तोशाखाना केस में नाअहली, फिर टिरियन वाइट केस में नाअहली का मुमकिन खतरा, और इसके साथ साथ ईसीपी से फॉरेन फंडिंग केस पर इस्लामाबाद बैंकिंग कोर्ट में फॉरेन एक्सचेंज एक्ट के तहत फौजदारी मुकदमा संजीदा मसला बन सकता है, क्योंकि 28 फरवरी को इस कोर्ट में पेश होना खान साहब पर लाजिम है। अगर वो नहीं जाते तो क्या हुकूमत, जो अब तक महज गिरफ्तारी का डरावा दे रही है, ऐसा कर पाएगी? क्योंकि भले इमरान खान साहब अपनी हर सियासी मूव में नाकाम हो रहे हों, उन पर नाअहली की तलवार लटक रही हो, लेकिन हकीकत यही है कि वो पीडीएम हुकूमत के आसाब पर सवार हैं। हुकूमत जो कारकर्दगी में इस बुरी तरह नाकाम हो चुकी है कि IMF की हर शर्त पर सरे तस्लीम खाम कर चुकी है, इसके मुताल्लिक ये तासुर पक्का होता जा रहा है कि पीडीएम इमरान खान का इंतखाबी मैदान में सामना नहीं करना चाहती। क्या वाकई पीडीएम खान से खौफजदा होकर अपनी कारकर्दगी की वजह से इलेक्शन से भाग रही है? ये वो मौज़ूआत हैं जो अपने प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से डिस्कस करेंगे। जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, साथ ही साथ आयशा बख्श साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, और मुजम्मिल सुहरवर्दी साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तीनों मेहमानों की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। अगर आयशा से शुरू करूँ, आयशा, जेल भरो तहरीक, जैसे मैंने इब्तिदाई में भी कहा और पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं, इस पूरे हफ्ते में जो मनाजिर हमारे सामने आए हैं वो इंतहाई मज़ाक़ा ख़ेज़ जो है वो मनाजिर थे। आपको क्या लगता है ये जो ब्रिलियंट मशवरे हैं ये खान साहब को कौन दे रहा है कि कभी असेंबली डिज़ोल्व कर दो, कभी फिर इस्तीफ़े दे दो, फिर भागे भागे जाओ असेंबलीज़ में जो है वो वापस जाओ, फिर जेल भरो तहरीक, मतलब यक के बाद दीगरे अजीब किस्म की चीज़ें जो हैं वो पीटीआई की तरफ से आ रही हैं? बहुत शुक्रिया मारिया साहिबा आपका। मशवरे कौन दे रहा है? मेरा ख्याल जब कोई जमात का इतना बड़ा लीडर होता है तो उसको बहुत कैलकुलेटेड मूव्स करनी चाहिए। मशवरे सबसे करने चाहिए, अपनी जमात के लोगों से करने चाहिए, इंटेलेक्चुअल से करने चाहिए, सबसे मशवरा लेना चाहिए। मगर जब आप कोई फैसला कर लें तो फिर वो उस लीडर का फैसला कहलाता है, वो उस लीडर की स्ट्रेटेजी कहलाती है, और उसके नताइज भी उस लीडर ही के लिए होते हैं। सबसे पहले गुज़िश्ता साल अप्रैल में जब असेंबलियां डिसॉल्व कर दी गई और इलेक्शन का मुतालबा किया, और उसके बाद बताया गया आला अदालतों की तरफ से कि ये असेंबलियां गैर आईनी और गैर कानूनी तौर पर तहलील की गई हैं, खान साहब को समझ जाना चाहिए था कि उनका जो रास्ता है वो गलत हो गया है। उन्होंने जो इक़दामात लेना शुरू किए हैं वो दुरुस्त रास्ते पर नहीं है। फिर जुलाई में उन्होंने कहा कि वो इस्लामाबाद जाएंगे, वो ना पहुंच सके, उनके फिर फैसले गलत साबित हुए। फिर नवंबर में उन्होंने कहा, और ये सब वो इलेक्शन मांगने के लिए कर रहे थे। नजर आता है कि उनका पूरा रास्ता गलत रहा है। इलेक्शन का मुतालबा पार्लियामान के अंदर करना है उनको बतौर सियासी जमहूरी जमात के। फिर उन्होंने कहा मैं असेंबलियां तहलील करूंगा। मेरी समझ से बाहर है, वो जो कदम लेते हैं उसी पर वो रिवर्स हो जाते हैं। कौमी असेंबली से निकले, इस्तीफे मंजूर करें, अदालतों में गए, फिर कहते हैं इस्तीफे मंजूर ना करें। सूबाई असेंबलियों को तहलील कर दिया, इलेक्शन मांग रहे हैं, उनको अब वो इलेक्शन नहीं मिल रहा है। जेल भरो तहरीक के लिए गए, जिसने भी उनको ये मशवरा दिया उनके अपने लोग इस वक्त जेलों में जाने को तैयार नहीं। लाहौर से जो सेकंड टियर लीडरशिप जेल में गई, उनके तमाम घर वाले बाहर खड़े हैं कि ये तो अलामती था। अगर अलामती था तो आप समझे पिछले 1 साल में वो जो कुछ कर रहे हैं वो सिर्फ अलामती है। उनको वो सब चाहिए जो गुज़िश्ता कई सालों में उनको दिया गया, जिस तरह गोद लिया गया, जिस तरह उनकी जमात के सदर ने पिछले साल हमें बताया कि उनकी पैम्पर्स एस्टेब्लिशमेंट बदलती रही है। तो उनको अब रियलाइज होना चाहिए कि वो अब बदलने को तैयार नहीं है उनके पैम्पर्स, और ये रास्ता ऐसे नहीं। आप अगर जमहूरी जमात हैं, आपको असेंबली में जाना है, आपको सियासतदानों के साथ बात करनी है, और आप नहीं समझते सियासतदान इस काबिल हैं तो फिर आप ऐसी जगह मौजूद हो कि अपनी आइडियोलॉजी के साथ खड़े हों।
मगर वो ये करने को राजी नहीं है। बमुश्किल पिछले 4 दिन में बुध से जेल भरो तहरीक शुरू हुई और अब तक मेरा ख्याल 80 और फिर 50, आज का नंबर नहीं आया, 150 बंदे ने गिरफ्तारी नहीं दी। ये लोग कहते हैं हम जेल भरेंगे। आई डोंट नो कैसे जेल भरेंगे, इनकी लीडरशिप कहीं बाहर आने को तैयार नहीं। और जब लीडर खुद सामने से लीड ना करे तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि कारकुन उसको सीरियस लेते हैं। इवन 2nd ईयर या 3rd ईयर लीडरशिप भी संजीदगी से उस बात को लेती है। सिर्फ प्रेशर टैक्टिक्स हैं जो वक्त गुजरने के साथ साथ स्टीम आउट हो रही हैं और खान साहब के शायद थैले में अब कुछ भी नहीं बाकी बच रहा है जिसको वो दिखाएं और सामने आए। वन मोर थिंग हमारिया, अगर याद करें 2016-17 में तो खान साहब भाग भाग अदालतों के पास जाते थे और अदालतें भी उन्हें कहती थी आए हम मसले हल करें। अब पिछले आप 6 महीने में देख लें, खान साहब अदालतों को जाना भी उतना पसंद नहीं करते हैं और ना मसाइल का हल वहां समझ रहे हैं। जाएंगे तो वहां जहां उनको पता होगा कि इस मसले का हल है, वरना फिर उनका इंतजार रहता है कि वो आए तो जमानत दे दी जाए किसी तरह से। राइट। अच्छा, आयशा ने बड़ी अहम बात की, जो बात ये हो रही है कि जी लीडर अगर सामने से लीड करता तो शायद रिजल्ट्स बेहतर होते। इस पर भी आगे जाके बात करेंगे, लेकिन मुज़म्मिल साहब की तरफ चलती हूँ। मुज़म्मिल साहब, अब जिन अलकाबात से नवाजा जा रहा है इस तहरीक को, मजाक बनो तहरीक, डूब मरो तहरीक, मतलब और मतलब दे बिकम अ मॉकरी। सो माय क्वेश्चन टू यू इज कि आपको पीटीआई की हिकमत अमली क्या नजर आती है? आप क्या समझ, मतलब क्या पीटीआई की हिकमत अमली क्या है? क्या ये सिर्फ अपने वोटर सपोर्टर को जो है वो इंगेज रखने के लिए था, क्योंकि मार्च अब वो कर नहीं सकते, टांग पे उनके पलस्तर है, वो नहीं बाहर नहीं निकल सकते, उसको बहुत लोग तो ये कह रहे हैं एज एन एक्सक्यूज वो इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि अदालतों में भी ना पेश होना, बार ही कांट गो आउट इन द पब्लिक। तो क्या इसलिए इन्होंने ये किया है कि सिर्फ वोटर को जो है वो इंगेज रख सकें, या आपको कोई वाकई हिकमत अमली नजर आ रही है? मेरे ख्याल में इससे वोटर तो कोई एंगेज नहीं है, इससे तो उनका वर्कर भी एंगेज नहीं है। वो मुल्क में एक अदम इस्तेहकाम रखना चाहते हैं, एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कॉन्टीन्यूसली रखना चाहते हैं, और उनका ख्याल है कि जब तक वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं रखेंगे उनकी ब्लैकमेलिंग पार नहीं होगी, और वो मुल्क को में सियासी अदम इस्तेहकाम मुस्तकिल रखना चाहते हैं। इस काम के लिए उन्हें अपनी हुकूमतें गंवानी पड़े, उन्हें सड़कों पे आना पड़े, लोगों को मरवाना पड़े, कुछ करना पड़े। लेकिन जो कुछ भी उन्होंने किया वो अनकॉल्ड फॉर था, उसकी कोई सियासी जवाज नहीं था। मतलब इस वक्त गिरफ्तारियों का कोई सियासी जवाज नहीं था। जो उन्होंने वो जो मार्च शुरू किया, जो पिंडी जाके ख़त्म किया, उन्हें पता था उसके नतीजे में इलेक्शन नहीं मिलना है, लेकिन वो अदम इस्तेहकाम चाहते थे। 25 मई को जो उन्होंने किया वो उसमें भी अदम इस्तेहकाम चाहते थे। तो मेरे ख्याल में उनके स्क्रिप्ट में ये है कि इलेक्शन हो या ना हो, लेकिन पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम रहना चाहिए। इसी में उनकी बाइंग पावर है, इसी में उनकी ब्लैकमेलिंग पावर है, इसी में वो खुद को रेलेवेंट रख सकते हैं। लिहाजा वो कोई जमहूरी सियासत नहीं वो करना चाहते। I'm sorry to interject. When you say buying power से क्या मुराद है आपकी? बाइंग पावर यही है ना कि जब आप अदम इस्तेहकाम रखते हैं, जब आप चीज़ों को टर्मोइल में रखते हैं, तो आपका ख्याल होता है कि मेरे से बात की जाएगी और मैं इस सब के ऊपर कुछ ना कुछ एनकैश करा लूँगा अपने ऊपर, अपने लिए, और मैं अपने लिए फेवर्स ले लूँगा, कोई रिलैक्सेशन ले लूँगा, अपने लिए रास्ता बना लूँगा। क्योंकि ये टर्मोइल का हाल तो यही है कि मैं चुप करूँगा और मेरे चुप करने की एक कीमत होगी। मैं ये टर्मोइल कायम रखूँगा तो मेरी बाइंग पावर बढ़ती जाएगी, और वो रोज़ बरोज़ ये बावर करा रहे हैं कि इस टर्मोइल को ख़त्म करने के लिए उनसे बात करनी पड़ेगी, नहीं तो वो रूल्स ऑफ द गेम नहीं मानेंगे, वो कुछ नहीं मानेंगे, वो मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार रखेंगे। ठीक है, मैं जनरल साहब की तरफ चलती हूँ। जनरल साहब, जिस तरफ मुज़म्मिल साहब इशारा कर रहे हैं, स्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं, और जो बात कर रहे हैं कि जी प्रेशर जो एग्जर्ट करने की कोशिश हो रही है, ऑफ कोर्स वी ऑल अंडरस्टैंड इट्स पर्टिनेंट टू द पावर्स दैट बी। आप क्या समझते हैं कि जो काम इस वक्त खान साहब कर रहे हैं, जिस तरह मुज़म्मिल साहब कह रहे हैं, क्या ये सियासी अफरा तफरी या अदम इस्तेहकाम, ये इस वक्त जो शोर हंगामा है, ये इसलिए है कि मुझसे बात की जाए, या आप वाकई समझते हैं कि ही थिंक्स के वो अपने जो मकासद हैं उनको अचीव कर पाएंगे इन चीज़ों से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मकसद तो उनका वही है कि इलेक्शन किसी तरह हो जाए, प्रोविंशियल असेंबलियों के हों या जनरल इलेक्शन हो, मकसद तो वही है। लेकिन तरीकाकार जो है वो दुरुस्त नहीं है। तरीकाकार अगर उनका ये ख्याल है कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ इससे हुकूमत पे प्रेशर आएगा और हुकूमत इलेक्शंस करवा देगी, तो वो प्रेशर तो नहीं आ रहा। आप एक स्ट्रेटजी वर्कआउट करते हैं। आयशा ने बड़ी दुरुस्त बात की कि ये जो कुछ भी आप फैसले कर रहे हैं उसका बोझ आपने अपने कंधों पे लेना है। जो कमांडर या लीडर होता है
वो जिम्मेदार है फैसला का। मशावरत तो आप हर किसी से कर सकते हैं, फैसला आपका है, तो फैसला इमरान खान का है। और वो मैं समझता हूं कि अजम्पशंस उनकी गलत हैं, जहां वो समझते हैं कि इन चीजों से प्रेशर आएगा। वो ये नहीं देखते कि इन चीजों का हुकूमत कैसे काउंटर करेगी, अवाम के ऊपर क्या इसका इफेक्ट आएगा। अगर आप हुकूमत को तकलीफ देने की बजाय अपने अवाम को अजियत में डालें कि वो जेलें भी काट लें, या 25 मई को जैसे आपने लॉन्ग मार्च कराई, वो सड़कों पे गर्मी में जलीलो खार होते रहे, उनको मारे भी पड़ी, तो ये अवाम का हक तो ये नहीं बनता ना कि वो जूते खाते रहे, मारे खाए, या वो जेलें भुगतते रहे। अवाम तो सहूलत मांग रही है आपसे, तो आपकी स्ट्रेटजी तो वो होनी चाहिए जिससे आपके सपोर्टर, आपके वोटर की जान अजाब में ना आए, बल्कि हुकूमत के ऊपर प्रेशर आए, तो फिर हुकूमत कुछ सोचेगी उसके बारे में। तो इन चीजों में ये हिस्ट्री देखनी चाहिए। जेल भरो तारीख, जेल भरो तहरीक जो है, इसकी तारीख जो है वो बड़ी चेकर्ड है, कोई इसमें बहुत बड़ी कामयाबी किसी को नहीं, कभी भी नहीं। इसी तरह लॉन्ग मार्च जो है उससे कभी हमने हुकूमत बदलते हुए नहीं देखी। इसी तरह आपके धरनों से हमने कोई हुकूमत घर जाते हुए नहीं देखी। जनरल साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बट इफ यू अलाउ मी टू इंटरजेक्ट, खान साहब इज ऑफ द व्यू कि जो 2018 की उनको हुकूमत मिली है वो 126 दिन के धरने की जो है वो नतीजे में मिली है। वो तो बार बार ये बात कहते भी हैं। नहीं, वो इस तरह नहीं। आज भी अगर इनको हुकूमत मिलेगी कभी, तो वो इलेक्शन की बुनियाद पे मिलेगी। वो आज की जो हुकूमत है, जो आज बैठी हुई है इक़्तिदार में, वो उसके करतूतों की वजह से मिलेगी, क्योंकि मुल्क को डुबो गए। आपने देखा कि इमरान खान की हुकूमत को चलता किया इसलिए कि बड़ी महंगाई है जी। आपने महंगाई का राग अगर आपके एक हुकूमत को चलते किए, तो उसके बाद आपने देखा कि आप उससे 6 गुना ज्यादा महंगाई में चले गए। तो जब आपके अपनी परफॉर्मेंस नहीं है, तो खान को उस पर कैपिटलाइज करना है। अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी करना चाहे तो वो उस पर कैपिटलाइज कर सकती है, इस पे नहीं कि अपने लोगों को सजा देना शुरू कर दें, अपने लोगों की जिंदगी आजाद बना के, तो आप कहें कि जी उससे हुकूमत तो खुश है कि ठीक है अभी आप जेलों में जाएं, जिधर मर्जी धक्के खाते नहीं, हुकूमत को क्या। तो मेरा ख्याल है कि ये स्ट्रेटजी उसकी गलत है, जिसकी वजह से कॉज ठीक है कि आप इलेक्शन अगर मैं ये कह रहा था कि अगर हुकूमत या कोई समझता है, जैसे मुजम्मिल भी अभी कह रहे थे कि ये सिर्फ एक इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने का है, तो इंस्टेबिलिटी खत्म करने के लिए सबसे बड़ा हरबा ये है कि आप उसको लोगों से मार पड़वाएं, और वो है कि आप इलेक्शन करा दें। आज पाकिस्तान के अवाम अगर उसको रिजेक्ट करते हैं तो फिर खत्म होगी बात, तो घर बट आपका इस बारे में मौत का जी, बट हुकूमत को अपनी मौत का खौफ है, डेथ इनके सामने नजर आती है कि इलेक्शन कराया नहीं तो हमारे ये जो तासुर, ये भी आपकी बात ठीक है, हुकूमत को बिल्कुल खौफ है, कारकर्दगी सिफर है इस वक्त, बट ये जो तासुर बढ़ रहा है कि मकासद जनरल इलेक्शंस और हुकूमत पे प्रेशर डालना नहीं है, ये पावर्स दैट वी के लिए भी एक मैसेजिंग है कि मुझसे बात करें, मुझसे आप बात करें, वरना ये अफरा तफरी कायम रहेगी। ये अगर है तो ये गलत है। अगर आज अगर फौज ये कह रही है कि हम बिल्कुल दखल नहीं देना चाहते आपके मामले में, सियासतदान खुद रिजॉल्व करें, तो ये तो वो नुक्ता है जिसपे तमाम मुल्क के सियासतदानों को इकट्ठा होना चाहिए, ना कि आज एक पार्टी कहे कि जी फौज ये कर रही है, कल को दूसरी पार्टी को तकलीफ हो, जिस तरह पहले मियां नवाज शरीफ वावेला करता था, आज ये कर रहे हैं। ये तो मैं समझता हूँ कि ये एक नुक्ता है जिसपे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठे होना चाहिए। अगर वो समझ रहे हैं इमरान खान के फौज को इसमें घसीटना है, तो मैं समझता हूँ बिल्कुल गलत कर रहे हैं। ठीक है, तरीका कार यही होना चाहिए कि तमाम पॉलिटिशियंस को एक नुक्ते पे इकट्ठा, कि जनाब आर्मी का कोई ताल्लुक नहीं है। राइट, आयशा साहिबा आप क्या समझती हैं, ये प्रेशर जो है ये उन लोगों के लिए भी है जिनके बारे में जिनको इमरान खान कहते हैं कि न्यूट्रल नहीं रहना चाहिए, फौज के बारे में जिस तरह इमरान खान साहब कहते हैं जी न्यूट्रल नहीं रहना चाहिए, ये उनके लिए भी पैगाम है? मारिया साहिबा, ये सबको अब रियलाइज कर लेना चाहिए पिछली एक दिहाई में इमरान खान का इस वक्त जितना प्रेशर है सिर्फ उनकी अपनी जात के लिए है। वो जो अवाम को भी कहते हैं ना कि मुझे तो किसी चीज की जरूरत नहीं, सब आपके लिए, और ये पट्टी उन्होंने जितने तसलसल से पढ़ाई है, अब अवाम को कम से कम रियलाइजेशन हो जानी चाहिए वो अभी भी जो कुछ कर रहे हैं सिर्फ अपनी जात के लिए कर रहे हैं। मैं ये इसलिए कह रही हूँ, गुज़िश्ता एक दिहाई 2011 से 2021 असल में इमरान खान को सियासत में जो कुछ गेन हुआ उसको आप यूं कह लें कि एक 10 साला दौर है, और वो 10 साल ही गिने उनके उस पॉलिटिकल करियर के। अब 10 साल के बच्चे को जो कुछ पढ़ाया गया, दिखाया गया और जिस तरह दिया गया, मैं भी अपने बच्चे को 10 साल की उम्र तक सिर्फ लाड करूं, किसी को उसको सख्त बात ना कहने दूं, उसको पूरी तरह से फैसिलिटेट करूं, तो वो एक दिन मेरे बाल पकड़ेगा।
उसको कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं पता, उसको अखलाकियात नहीं पता, उसको कोई बात नहीं पता हाउ टू बिहेव इन दिस वर्ल्ड। आपको बैलेंस कैसे क्रिएट करना है। ये 10 साल में जिस तरह उनको ट्रीट किया तमाम इदारों ने, और बाकी इदारे अगर सवाल करना भी चाहते थे मीडिया के अंदर भी, तो किस तरह उनको दबाया गया और समझाया गया इवन आफ्टर गवर्नमेंट कि आप क्रिटिसाइज मत करें, सब अच्छा पोर्ट्रे करें। तो वो 10 साल में जो कुछ कैसे मिला, अब उस बच्चे ने वही सीखा है कि कैसे मिलना है। हाँ, वो चाहते हैं कि उनको वो सब कुछ मिले और उसी तरीके से मिले जैसे दिया गया। तो सिर्फ अपनी जात के लिए काविश और कोशिश है, अगर कुछ डिलीवर करना होता, अभी अमजद शुएब साहब भी कह रहे हैं, जो 4 साल गुजरे अगर वो बहुत बेहतरीन होते तो ये सब कुछ ना होता जो पिछले 1 साल में हुआ है। और फिर दूसरी अहम बात कि जब असेंबली, कौमी असेंबली में उनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ गया था और शहबाज शरीफ उसके बाद वजीर आजम बने, तो खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती थी चंद किलोमीटर्स के वजीर आजम। तो आपने चंद किलोमीटर्स क्या करने हैं? आपके पास 60% पाकिस्तान मौजूद था, सूबाई खुद मुख्तारी है सूबों के पास, सबसे बड़ा सूबा पंजाब आपको दोबारा वापस मिल गया था। आपने असेंबलियां तहलील कर दी, आपने अवाम के लिए काम करना है, आपकी पॉलिसीज अवाम और पब्लिक के लिए है, डिलीवर वहां करना है, वोट भी वहीं लेना था। आप क्यों असेंबलियां तहलील करने गए? केपी के आपके पास, आजाद कश्मीर आपके पास, जीबी आपके पास, पंजाब आपके पास, सब कुछ आपके पास था, मगर आप 1 साल में क्या कर रहे हैं? आप सिर्फ अदम इस्तेहकाम क्रिएट कर रहे हैं, डिस्टेबलाइज कर रहे हैं सिचुएशन को, जो कि जाने से पहले आपने किया, जिसकी वजह से IMF और ये पूरा मामला चला। तो हमें मजमूई तौर पर चीजों को और तस्वीर को देखना होगा। हम इंडिविजुअली किसी चीज को नहीं इस वक्त देख सकते जहां पाकिस्तान खड़ा है, और ये सब का सब सिर्फ जाती अनाव और सियासत की नजर हो रहा है। अवाम के लिए ना अभी सोचा जा रहा है, ना हमारी तारीख बताती है कि लीडरशिप सोच रही थी, और ना नजर आ रहा है जहां हम खड़े हैं वहां कहीं सोचने की तरफ तवज्जो दी जाएगी। सिर्फ एक दूसरे को ड्रैग करके, मड स्लिंगिंग करके, नेम कॉलिंग करके, शेम दिलाते हुए, खुद नहीं करनी। इमरान खान साहब अभी सीख ले, जो 4 साल उनके गुजरे उन्होंने नहीं सीखा बतौर गवर्नमेंट, तो जो अभी गवर्नमेंट में है वो भी सीख ले कि हाउ टू बिहेव एज अ गवर्नमेंट। अगर नहीं सीखना तो फिर ये तो एक सर्कल है, दायरों का सफर है, और अवाम भुगत रही है इसको मुस्तकिल। अच्छा, दिस ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट पॉइंट मुजम्मिल साहब। जो आयशा जिस तरह कह रही है, ज़ाती अनाओं की जो है ये जंग है, और हमें नज़र भी इसी तरह आ रहा है कि पिछले दौर में इमरान खान साहब के जो 4 साल थे उसमें भी हमने यही देखा कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो है, इसको जेल में बंद करो, FIA को इस्तेमाल करो, नैब को इस्तेमाल करो। आज भी उसी नौयत की चीज़ें हो रही हैं। अभी गुज़िश्ता दिनों जो नैब चेयरमैन ने इस्तीफ़ा दिया, वहाँ से भी यही बातें निकल रही हैं। फोकस इस वक्त अवाम पे कम और अपनी पॉइंट स्कोरिंग पे और स्कोर सेटलिंग पे रादर ज़्यादा जो है वो नज़र आ रहा है। क्या वाकई कोई अवाम के बारे में सोच रहा है? वैसे देखिए, बिलाखिर तो अवाम के पास ज्ञान है। जो अवाम के बारे में नहीं सोचेगा वो अवाम के पास कैसे जाएगा? ये बात अपनी जगह सबको पता है कि बिलाखिर अवाम के पास जाना है। मुल्क में इलेक्शन का एक वक्त मुकर्रर है और उस मुकर्रर वक्त पर इलेक्शन होने हैं। अगर कोई आदमी समझता है कि वो मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करके उस टाइमलाइन को पहले कर सकता है, तो बाकी पॉलिटिकल फोर्सेस उसको ये बावर करा रही हैं कि तुम अकेले ड्राइविंग सीट पे नहीं बैठे हो, जो टाइम इलेक्शन का है उस टाइम पे होगा, और तो यू आर नॉट इन अ पोजीशन टू डिक्टेट कि जी आज करा दें, आज करा दें। भाई क्यों आज करा दें? कोई ये सवाल नहीं करता कि जो बड़े आराम से दलील देते हैं जी इलेक्शन से भाग रहे हैं। भी भाग तो तब रहे हो जब इलेक्शन की डेट गुजर गई हो। आपने पंजाब और KP की जो असेंबलीज हैं वो मैलाफाइडली तोड़ी हैं ताकि इस मुल्क में शफाफ इंतखाबात कोलैप्स कर जाएं। अब वो पंजाब और KP में एक हुकूमतें आ जाएंगी, जब मरकज के इलेक्शन होंगे वो हुकूमतें कहाँ खड़ी होंगी? पूरे मुल्क में तो निगरान हुकूमतें बन ही नहीं सकेंगी। नहीं, लेकिन प्लीज अलाउ मी, आपको याद है या आप हम सब जब ट्रांसमिशंस किया करते थे तो PMLN ये कहती थी अगर तुम्हें फ्रेश इलेक्शंस चाहिए तो तुम डिसॉल्व करो, असेंबली डिसॉल्व करो, दोनों KP और पंजाब करो। उसके बावजूद आप देखिए कि क्या हो रहा है, डेट ही नहीं मिल रही। आप क्या बात करिए? कोई कह रहा था कुएं में छलांग लगा दो फिर तुम्हें वजीर आजम बना देंगे, अगले ने कुएं में छलांग लगा दी और अब कुएं के अंदर से बोल रहा है मुझे तो कुएं में छलांग लगा दो तो वजीर आजम बना देंगे। ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ये एनालॉजी इधर फिट नहीं होती, बिकॉज पॉइंट इज मैं बताती हूँ क्यों नहीं होती। सर मैं बताती हूँ क्योंकि आप अगर ये कह रहे हैं, जब वो फ्रेश इलेक्शंस मांग रहे थे, इलेक्शंस दो, उन्होंने PMLN आगे से कहती थी और PDM आप असेंबलीज तोड़े, आपके पास जो मैंडेट है आप तोड़ें उसको और आप जाएं इलेक्शन में, आप इसको आप पहल करें। पॉइंट यहाँ पे ये है कि आज अगर आपको नजर आ रहा है जी इस वक्त आपके पास महंगाई है, आपके पास लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, आपके पास बाकी सारी चीजें हैं, तो आप राय फरार तो इख्तियार कर रहे हैं, डेट्स नहीं दे रहे आप। अप्रैल 2021 में जब अदम एतमाद हुआ उसके बाद तोड़ते तो बात थी। इलेक्शंस में अभी 1.5-2 साल पड़ा था। इलेक्शन से 4 महीने पहले तोड़ने का मतलब तो आपने जनरल इलेक्शंस पर असरअंदाज होने के लिए तोड़ी है ना। जो टाइमलाइन स्पीक्स, आप मई में तोड़ते, आप नवंबर में तोड़ते,
जब आपने आखिरी टाइम तक इनको ये ताने मिलते थे नहीं तोड़ेगा, ये नहीं, और फिर तोड़ेगा, इसलिए क्या ये इसीलिए कहते थे कि ये इतनी बेवकूफी कौन करेगा। नहीं बट मुज़म्मिल साहब 120 डेज 120 दिन का टाइम फ्रेम तो अभी नहीं आया ना, तो आइन तो आपको इजाजत देता है ना अगर आप आइन की बात कर रहे हैं। इसलिए गवर्नर कहे जी मैंने नहीं तोड़ी, मैं नहीं डेट दे सकता। आइन बनाने वालों को ये ख्याल नहीं था कि कोई इतनी स्टुपिडिटी भी कर सकता है, नहीं तो वो लिख देते कि इस तरह नहीं हो सकता। चले ऑन दैट नोट मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, हम जस्ट शुएब साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं सर, ब्रेक के बाद आपकी तरफ आती हूँ, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम शुएब साहब की तरफ चलते हैं। सर ब्रेक से पहले आप कुछ कहना चाह रहे थे, ओवर टू यू। जी मैं ये कह रहा था, पहली बात ये कि इलेक्शन जो हैं वो जितनी भी दफा करवाए जाएं वो मैं समझता हूँ आपकी जमहूरियत को मजबूत करेंगे और यही मकसद होना चाहिए। एक्चुअली जो मॉरल ग्राउंड है जिसकी वजह से पीडीएम आई थी, पीडीएम ये कह रही थी कि इलेक्शन करवाएं, इमरान खान उस वक्त इलेक्शन से भाग रहा था, तो हम भी चाहते थे कि अगर इलेक्शन हो जाए तो ये शक व शुबा दूर हो जाए, क्योंकि हमारी सियासत में एक साया था उस वक्त कि जी ये सिलेक्टेड है और सिलेक्टर लेके आए, तो अगर जेन्युइन इलेक्शन हो जाते तो हमारा सियासत कुछ थोड़ी बेहतर हो जाती। उस वक्त ये मरते जा रहे थे पीडीएम वाले कि जी इलेक्शन, बाद में भाग गए और फिर ना इलेक्शन कराए। और ये आपने जो बात की ये बिल्कुल इनके हर लीडर ने कहा है, इनके लीडर सुबह झूठ बोलते हैं और वो झूठ बोल बोल के थकते नहीं और सच उनके लिए मौत है, जिसने सच बोला मर जाए। इन्होंने कहना शुरू किए एक एक लीडर ने कि जनाब ये अगर इतने ही चाहते हैं इलेक्शन कराना तो 2 असेंबलियां तो इनके पास हैं, खत्म कर दें। उन्होंने कर दी। असल हुआ क्या है देखें, दो नुकात मैं बताना चाहता हूं। जिस दिन नो कॉन्फिडेंस हुई, इमरान खान की हुकूमत गई, अभी पीडीएम ने कुछ नहीं किया था, ना कोई महंगाई आई, ना कोई आईएमएफ आया, कुछ नहीं आया। 2 दिन बाद इमरान खान कॉल देता है, पूरा पाकिस्तान बाहर सड़कों पे आ जाता है, उसको सपोर्ट नजर आती है, पीडीएम के पांव के नीचे से जमीन निकल गई। अब तय हो गया कि इलेक्शन हमने नहीं कराने, क्योंकि इलेक्शन कराया लोग उसके साथ हैं। अभी तो महंगाई वगैरह का किस्सा ही नहीं आया था। पीडीएम ने जो महंगाई अभी की हुई है ये तो मजीद ये कबर खोदी वाला किस्सा जो है ये अभी बढ़ रहा है। उस वक्त तो ये कुछ भी नहीं था पहले दिन। अब आ जाए आयशा की बात पे जो कह रही है, बिल्कुल इमरान खान अपने लिए कर रहा है, मैं इससे 200% एक्सेप्ट कर रहा हूं। पाकिस्तान की आवाम तो किसी को भी नजर नहीं आती, तो पीडीएम क्या मेरे लिए कर रही है? पीडीएम कर रही है कि आज आप मरियम के नौकर हो जाएं, पीडीएम कर रही है कि आप बिलावल के नौकर हो जाएं, पीडीएम कर रही है कि आप मौलाना के भाई बहनों के नौकर हो जाएं, और कल आपको जुनैद के सामने हाथ पाथ के खड़ा होना पड़ेगा। हम कहां जा रहे हैं? वो अपने लिए कर रहे हैं तो ये मेरे लिए कर रहे हैं। जो बर्बादी ये फेर रहे हैं हमें अपनी औलादों के नौकर बनाने, वो तो किसी ने भी नहीं किया पाकिस्तान में कभी। ये वो चीज है जो आपने फर्क समझना है कि हमने इनकी औलादों की गुलामी करनी है, ये कहीं और जाना है। आज पाकिस्तान बदकिस्मत है कि लीडर कोई नहीं है यहाँ पे, ना इमरान खान है ना कोई और है। लेकिन क्या हम इन सारे हालात में ये गुलामी कबूल करने कि हम आगे आगे औलाद और औलाद दर औलाद नौकरी करते रहेंगे इनकी? हमारी औलादें या किसी और का बच्चा कोई पढ़ा लिखा नहीं है, किसी के पास लीडरशिप क्वालिटीज नहीं है, सिर्फ इन्हीं के पास है। ये वो दुख है जो कि आप लोग समझ नहीं रहे और आप हमें भी गुलामी की तरफ धकेल रहे हैं, खुद भी गुलाम बने हुए आप। अच्छा आयशा साहब की तरफ चलती हूँ। आयशा जनरल साहब का एक पॉइंट आगे बढ़ाती हूँ, जो ये बात कर रहे हैं कि वाहिद हल इस वक्त इलेक्शन ही नज़र आ रहा है। अभी कुछ दिन पहले आई थिंक अबाउट 2 वीक्स अगो और 3 वीक्स अगो इमरान खान साहब का एक इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने कहा जी इलेक्शन साफ और शफाफ तो नहीं होंगे, इलेक्शन बस हो जाएं। इतनी पोलराइजेशन इस वक्त तो जुडिशरी जिस तरह पोलराइज हुई हुई है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिस तरह पोलराइज हुआ है, सियासत में जितनी पोलराइजेशन है, जितनी कंट्रोवर्सीज हैं, इस माहौल में इलेक्शन स्टेबिलिटी लाएगा या इंस्टेबिलिटी लाएगा? मारिया साहिबा, मैं बात को 3 हिस्सों में करना चाहूंगी। पहली बात जो ऊपर अमजद शुएब साहब ने मेरी बात को कोट करते हुए इमरान खान और कंपेयर किया, मैं सवाल का जवाब वही देती हूँ, मुझे कंपैरिजन मैं जाती नहीं हूँ जल्दी जब तक कंपैरिजन ना हो। आपने इमरान खान का पूछा, मैंने इमरान खान का जवाब दिया उस बात पर, और मैं पीडीएम की लीडरशिप पे तब नहीं गई थी। आईन और कानून की बात जब मैं कर रही हूँ और हम इलेक्शन की बार बार बात करते हैं, पिछले साल फरवरी में बिलावल भुट्टो ने जब अपना लॉन्ग मार्च शुरू किया, उस वक्त पीडीएम इमरान खान साहब से कह रही थी इलेक्शन करवा दें और आप इलेक्शन अनाउंस कर दें। टिल द डे 8-9 मार्च को जब तक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस दी, इमरान खान साहब इलेक्शन नहीं चाहते थे।
ठीक 1 महीने बाद 8 अप्रैल को इमरान खान साहब इलेक्शन चाहते थे। ये उस बात की सपोर्ट है जो मैंने ऊपर कहा कि ये इनकी अपनी जाती जंग है, ऊपर की अशराफिया की और अनाओं की जंग है। वो पीडीएम है, वो पीपल्स पार्टी है, वो नून लीग हो, वो पीटीआई हो या मुस्लिम लीग हो, ये सब एक ही तरह का खेल खेल रहे हैं। अमजद शेर साहब ने एक बात कही कि हमारे पास कोई लीडर नहीं है, और तो मैं बड़े एहतराम से ये बात कहूंगी, सर हम सबको तलाश करने की जरूरत है कि आज हमारे पास लीडर क्यों नहीं है। जो सियासत इस मुल्क में गंद 80 की दहाई में घोला गया, आला अदालतों में जाके बातें हुई, आईजीआई क्या कुछ करती रही और किस तरह इस मुल्क की सियासत को बार बार गदला किया, उनको इलेक्शन 2-2 साल में करवा कर कहा गया कि अब आगे हुकूमतें बनाए, वही 11 से 21 तक पूरी दहाई में इस मुल्क की सियासत के साथ किया। इमरान खान साहब 11 से 21 तक जिस तरह इदारों ने कंधों पर उठाया और गोदों में बिठाया, फिर वही कुछ दोहराया गया इस मुल्क में। लीडर आप बनने नहीं देते हैं, आपको चाहिए, यहां पर इस मुल्क की सीनियर लीडरशिप कह रही है, इमरान खान साहब मुस्तकिल 6 महीने से कह रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट को कैसा लीडर दरकार है, मैं बताता हूं, और फिर वो बताते हैं कि उनको करप्ट लोग चाहिए, उनको किस तरह के लोग चाहिए जो उनके लिए काम करें। खाकान अब्बासी साहब के मुस्तकिल बयानात हैं कि एस्टेब्लिशमेंट को कैसी लीडरशिप दरकार है। सर अगर पार्लियामान ने मुल्क चलाना है, निजाम वजीर आजम ने चलाना है, तो उसके डिसीजन होने चाहिए, मगर इस मुल्क में नहीं है। अब अगर नहीं है तो इसको भुगतेंगे हम सब, लेकिन अगर ब्लेम गेम और मड स्लिंगिंग करनी है और सिर्फ सियासतदान पर उंगली उठानी और आप खड़ा करेंगे तो नतीजा नहीं निकलेगा। मैं नहीं कहती आप किसी एक जमात को वोट दें, लेकिन अगर आज इलेक्शन की बात कर रहे हैं तो क्या कल इमरान खान साहब इलेक्शन तस्लीम करेंगे? आपने 13 के इलेक्शन के बाद देखा इमरान खान ने इलेक्शन के साथ क्या किया, वक्त के वजीर आजम के साथ क्या किया, इस मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट ने 14 से 18 तक जी आतिफ जैन साहब आपकी इलेक्शन अगर आपने इमरान खान को गोद में रख के सब कुछ दे दिया था, अगर उस वक्त पर तमाम, मैं ठीक है वो वोट की रिस्पेक्ट अपनी जगह पर मौजूद, 18 में इमरान खान को मैंडेट मिला, इमरान खान ने उस मैंडेट को कैसे इस्तेमाल किया, एक्स एस्टेब्लिशमेंट खुद बता रही है, जलसों में खड़े होकर बता रही है वो सब क्या कर रहे थे, लिखा जा रहा है, तारीख बन रही है कि 18 से 22 तक इस मुल्क के निजाम को कैसे चलाया गया। सर इलेक्शन करवाना हर्ज नहीं है, इलेक्शन कल करवाएं, और अगर उसको एक्सेप्ट कर लें, सब एक्सेप्ट कर लें, ये होना चाहिए। आपकी पॉलिटिकल लॉट एक्सेप्ट करेगी उस इलेक्शन को और उसके नतीजे को फिर बिल्कुल। जी क्विकली जैन साहब, आई एम मुजाम्मिल साहब इस बार, जी क्विकली जी जैन साहब। अच्छा मेरी बात 1 मिनट 1 सेकंड, देखिए मैं आयशा की बात को 200% सपोर्ट करता हूँ। मेरा एक सेंटेंस भूल गए, मैंने ये कहा कि सारे सियासतदानों को कम से कम एक नुक्ते पे इकट्ठा होना चाहिए कि फौज का कोई किरदार नहीं, ये मैंने कहा क्या नहीं जी। आप उन माशाल्लाह की बात करते हैं जिसमें कि बिल्कुल माशाल्लाह ने अपने मतलब के जाली लीडर बनाए, नवाज शरीफ हो, भुट्टो हो, कोई हो, आज उन्हीं की बाकियात हम मुसीबत में भुगत रहे हैं। लेकिन क्या माशाल्लाह बुरा था तो आप उनकी पैदावार को क्यों 3-3, 4-4 दफा इलेक्ट करके देके आ रहे, क्यों नहीं लोग छोड़ते उनको? आप वोट दे दे के तो उन्हीं को पकड़ के लेके आते हैं जो माशाल्लाह आपको गंद दे के पकड़ा गया। फिर माशाल्लाह बुरा है, मैं कहता हूं, मैं तो उसके खिलाफ हूं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन ये माशाल्लाह ने तो 3-3, 4-4 दफा मुसल्लत नहीं ना किया आपके ऊपर। ये वो चीज है जिसको समझने की जरूरत है कि कतई कलामी की माजरत, सर मुशर्रफ दौर की बाकियात उसके बाद चलती रही, काफ लीग कैसे बनी, काफ लीग कैसे टूटी, खुद चौधरी साहबान बता चुके। सर वो बाकी, मैं यही तो कह रही हूँ कि वो आज भी सियासत में थे, अब मुझे नहीं पता आगे का, लेकिन 2021 के आखिर तक सियासत में थे, 22 में भी सियासत में थे। आयशा देखने की बात यह है कि मुशर्रफ बुरा था तो चौधरी कैसे अच्छे हो गए, उनको क्यों हमने सियासत में रखा हुआ है? मैंने तो नहीं रखा। आप वोट देने वाले को पूछें जाके, गुजरात में आज भी चौधरी की थानेदारी है। ये मसला ये है कि अवाम को शऊर देना है कि भाई माशाल्लाह की पैदावार ठीक नहीं है, ये आपके लिए अजाब है, आप इनसे जान छुड़ाएं। हम मुल्क की वकालत करने बैठ जाते हैं हमारे बहुत सारे लोग, तो ये माशाल्लाह की पैदावार को जब तक आप जान नहीं छुड़ाएंगे आपको मकसद रहेगा। और उसमें एक हाल है कि सारे सियासतदान एक नुक्ते पे इकट्ठे हों, पीटीआई हो या कोई भी, कि फौज का कोई रोल नहीं है सियासत में। जिस वक्त जिसको मदद मिलती है, इमरान खान को मदद मिली, वो इलेक्ट होके आ गया तो उसने रोज कहना शुरू कर दिया कि हम एक पेज में हैं। अब पीडीएम को मदद मिल गई बाजवा साहब से, तो अब पीडीएम को सामसूंगा, वह पीडीएम नहीं बोलती कि जी हमारे साथ ये हुआ, हमें ये मदद दी बाजवा साहब ने। ख्वाजा आसफ साहब ने टेलीफोन किया बाजवा साहब को, मैं इलेक्शन हार रहा हूं, मुझे जिताएं, उसने इलेक्शन जितवा दिया। ख्वाजा साहब भी आज चैंपियन है बने हुए। तो आप खुद जा के उनके मुंह लगते हैं। मैं डायरेक्टर मिलिट्री इंटेलिजेंस रहा हूं, मुझे पता है किस तरह मेरे पास आके मिन्नतें करते थे, अपने लोगों की चुगलियां खाते थे हमारे सामने। ये मैं नहीं कहता कि मुझे उसमें फिर दखल देना चाहिए था, मैं अपने तौर पे कायम कि मेरा कोई रोल नहीं फौज में। मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होते तो मुजाम्मिल साहब की तरफ जाऊंगी। जो इस वक्त पोलराइजेशन, जो कंट्रोवर्सीज अदालत में चल रही हैं, उस पर बात करेंगे। विल बी राइट बैक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मुज़म्मिल साहब, इस वक्त किसी इदारे को आप देखें, इस्टेब्लिशमेंट, अदलिया, पार्लियामेंट, हर इदारा इस वक्त कंट्रोवर्शियल बन रहा है। और अभी हालिया दिनों में जो ऑडियो लीक्स आई जिस पे बार बार कहा गया जी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उस पर चुप का रोज़ा रखा हुआ है आला अदलिया ने, कोई उस पर जवाब नहीं है, कि कोई उस पर जो है वो तहकीकात नहीं है। इस तनाजुर में इस वक्त जो ये PDM की तरफ से जो उनकी डिमांड है कि जी फुल बेंच बनाया जाए, आप क्या समझते हैं, बनना चाहिए या आप समझते हैं कि अगर ये प्रेसिडेंट सेट कर दिया तो ये गलत प्रेसिडेंस होगा और फिर हर जमात यही मांगेगी जब अपनी मर्जी का बेंच नहीं लगेगा? देखिए, बेंच फिक्सिंग एक इशू है पाकिस्तान। आप यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट में बेंच बनाने का कोई कानूनी और आईनी तरीकाकार मौजूद हो कि आपने 9 रुकनी बेंच बनाना है तो आप सीनियर मोस्ट 9 लोग ले लें, तो आप कहें जी हम तो सीनियरिटी पे बेंच बनाते हैं। आप कहें जी कि हम सीनियरिटी पे नहीं बनाते हैं, हम जूनियर्स पे बेंच बनाते हैं। मतलब कोई कायदा तो होगा, चेरी पिकिंग तो नहीं हो सकती। मतलब आप मेरी बात समझिए ना, आप CCPO का केस सुनते हुए आप इलेक्शन कमिश्नर को तो नहीं बुला सकते। जुडिशल मार्शल लॉ भी दूसरे मार्शल लॉ से ज्यादा बुरा है। मैंने कई दफा कहा है, टारगेटेड एहतसाब और टारगेटेड इंसाफ इंतकाम की बदतरीन शक्लें हैं। जब आप टारगेट करके एहतसाब या इंतकाम करेंगे तो इंसाफ करेंगे या एहतसाब करेंगे, वो इंतकाम है, वो ना एहतसाब है ना इंसाफ है, वो इंतकाम है। जब पंजाब की वजारत आला का केस था उस वक्त भी यही कहा गया था कि ये बेंच पे हमें एतबार नहीं है, तो आपने कहा फोरम शॉपिंग नहीं है। आपने असद उमर का खत मान लिया, आपने चॉइस शुजात का नहीं माना। लोगों ने कहा ये क्या बात है, असद उमर का खत तो बहुत अहमियत का हामिल है। फिर आप कुछ रहनुमाओं को तौहीन अदालत में सजा देते हैं और एक को कहते हैं नहीं इसके लिए हमारा तौहीन अदालत का कानून मुख्तलिफ है। फिर आप किसी के लिए कभी इस वक्त जो सिचुएशन है, अगर आप देखें कि जिस बेंच ने ये डिसीजन दिया कि जी असेंबलीज दोबारा जो है वो उनको बहाल किया जाए, नेशनल असेंबली को, उसमें वो जज साहब भी शामिल हैं जिन पे जो है वो एतराज़ात आ रहे थे। तो ये तो फिर सवाल उठते हैं कि जिसके जो मर्जी का जो है वो बेंच वो चाहता है कि जी वो बन जाए। उस वक्त तो ये नहीं कहा गया कि जी हमारे खिलाफ है, 5-0 से उस वक्त जो है वो फैसला आया। तो मतलब ये तो उसके बाद जो 50 फैसले उस बेंच ने दिए, देखिए ना, आपने 50 केस उस बेंच को ही लगाए हैं उसके बाद जिन्होंने इमरान खान के हक में फैसले दिए। ये 1:50 की रेशो है। और आप क्यों एक तरह के मुकदमे एक ही बेंच को हर दफा लगाई जाते हैं? बाकी जजेस घर चले जाएं, वो वहां पे क्या चाय पीने आते हैं? उनको आप सीनियर जजेस को नहीं लगाते हैं केसेस, उनका क्या कसूर है? वो कार्य सरकार से पैसे तनख्वाह नहीं ले रहे हैं या वो कम अहमियत ले। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि ये पाकिस्तान में जब तक एलिवेशन ऑफ जजेस जो है वो मेरिट पे नहीं होगी, ये इशू रहेगा। आप जब जूनियर जजेस को ऊपर लाते हैं, उनको अपने साथ बेंच में बैठा के अपनी मर्जी के फैसले लेते हैं, दिस इज बेंच फिक्सिंग। आप मेरिट पे जजेस को सुप्रीम कोर्ट पर लाएं, वो किसी के मरहूने मिन्नत नहीं होंगे, वो मेरिट पे आए होंगे, वो मेरिट पे फैसले करेंगे। आपका पॉइंट आ गया। लेकिन जब जजेस मेरिट पर नहीं आते हैं सुप्रीम कोर्ट पर, तो वो मरहूने मिन्नत होते हैं और वो उस एहसान का बदला उतारने के लिए काम करते हैं। जनरल साहब, इस वक्त जितनी ही अभी जिस तरह बात हो रही है, तमाम इदारे ही कंट्रोवर्शियल बनते जा रहे हैं और हालिया दिनों में जितनी कंट्रोवर्सी अदलिया के हवाले से आई है और इस बेंच के हवाले से, और ये मुज़म्मिल साहब से एग्री करूंगी, जिस तरह केस कोई और सुना जा रहा था और उसमें जो है वो फिर कोई और चीज़ जो है वो डाल दी गई, इलेक्शन का केस उसको बना के फिर उस पर सुओ मोटो भी हो गया। तो और अगेन इन द बैकड्रॉप ऑफ दैट ऑडियो लीक, आपको क्या लगता है ये बेंच अपनी जो क्रेडिबिलिटी है क्या वो खो चुका है? क्या बेंच जो है वो फुल बेंच होना चाहिए? किस तरह देखते हैं आप? देखिए, मसला सिर्फ बेंच का नहीं है। मेरे नुक्ता निगाह से सारा सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्वेश्चनेबल हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट को इनवर्डली थिंकिंग करनी चाहिए, सोचना चाहिए कि वो अपना एतमाद कैसे बहाल करेंगे। उसी केस के दौरान मंदू खेल साहब का एक नोट निकला है जो पहुंचा हुआ था PDM के लोगों के पास, जबकि अभी वो केस का हिस्सा ही नहीं बना था। बिल्कुल। तो अंदर मौजूद हैं जजेस जिनकी पॉलिटिकल एफिलिएशंस मौजूद हैं। उसकी बुनियादी वजह ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज अपने 5-5 साल के टेन्योर में यही काम करती नहीं कि अपने मर्जी के जज लगाएं, बार काउंसिलों को पैसे खिलाए, बार काउंसिलों में अपने इन्फ्लुएंस बढ़ाया, वहां से लोगों के नाम लिए। मैं मुजम्मिल की इस बात से इत्तफाक करता हूं कि ये हमारा जो जज एलिवेशन वाला किस्सा है ये इंतहाई डिफेक्टिव क्वालिटी है
जब तक ये मेरिट बेस्ड नहीं होगा आपको ये मसाइल नहीं। अब जो कह रहे हैं कि जी ये बेंच ठीक नहीं, इसमें फलां नहीं होना चाहिए, अब वो जजेस भी मौजूद हैं जिन्होंने नून लीग के हक में फैसले किए, दूसरी साइड उनका उठाना शुरू कर दे तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा किधर? मिसाल के तौर पे आपको याद होगा जो पानामा लेकिन डोंट यू थिंक वो जो ऑडियो वाला इशू है उसको इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, बिकॉज उसकी वजह से एक बहुत बड़ा सवालिया निशान जो है वो बन चुका है। ठीक है, वो ठीक है। आज हमारी सारी सियासत जो है ना गंदी ऑडियोज और गंदी वीडियोस पे डिपेंड करती है। वो होना चाहिए, करना चाहिए। वैसे तो ये खेल ही बंद होना चाहिए। सबसे पहले तो ये पता करना चाहिए कि ये ड्रामा कार कौन रहा है, किसको ये राइट मिला है कि वो लोगों की प्राइवेट लाइफ में झांके, पहली बात। दूसरा ये है कि फिर उसके बाद तहकीक कर लें कि ये जो ऑडियो आई है इसका बुनियादी मकसद क्या था, क्या वाकई ये अंदर से मिले हुए जज और वो चीफ मिनिस्टर पुराना, ये उन वक्तों की है जब वो चीफ मिनिस्टर था। तो ये चीजें तो हमें बिल्कुल देखनी है, लेकिन इनसे बचने के लिए जरूरी यही है कि एक मेरिट बेस्ड सिस्टम हो जहां पॉलिटिकल एफिलिएशन भी चेक की जाए। आप अदालत से चेक करें कि क्या पॉलिटिकल एफिलिएशन तो नहीं है इस आदमी की जिसको हम जज बना रहे हैं, क्या ये किसी रिलीजियस ग्रुप से तो नहीं इसका वास्ता कि कल को किसी और को ये फेवर करता रहे। अच्छा, आखिरी 1-1.5 मिनट बताया। आई जस्ट वांट टू गेट आयशा's पर्सपेक्टिव एज वेल। अनफॉर्चुनेटली आयशा, हमारे लिए कोई अचंभे की बात नहीं है इस तरह की ऑडियोज आना, जिस तरह जैल साहब भी बात कर रहे हैं, और ये ऑडियोज का सिलसिला जजेस के साथ बहुत पुराना है। हम बहुत सी ऑडियोज सुन भी चुके हैं, माजी में भी सुन चुके हैं, और उनके फैसले भी उसी तरह आते हुए हम देख भी चुके हैं। सो हैविंग सेड दैट, आपको क्या लगता है कि इस पे जो इस वक्त बहुत बड़ा जो है वो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, जो इस पे क्रेडिबिलिटी का एक इशू आ गया है, क्या उन जज साहिबान को इसमें होना चाहिए, बेंच तब्दील होना चाहिए, या आप समझती हैं कि इट विल सेट अ रॉन्ग एग्जाम्पल जो बाद में फिर पॉलिटिकल पार्टीज एक्सप्लॉइट करेंगी? जनरल साहब अभी कह रहे थे कि पता करना चाहिए ऑडियो वीडियो का, तो उस पर एक जुमला कहते हुए, जनरल साहब आप इतने भी सादा नहीं है कि ये ऑडियो वीडियो का कारोबार मुबैना, हमें तो मीडिया में होता है, मुबैना बहुत बार लगाना पड़ता है, कैसे चल रहा है, क्यों चल रहा है और किस किस को फायदा देता है। सर एक ही बात कहूंगी कि सारा कारोबार लोअर लेवल जुडिशरी से लेके ऊपर तक जाए। मैं तेरे ट्रैप में नहीं आने लगा, आपसे ज्यादा किसी को नहीं पता होगा। चले सर आप ना आए, मैं ये जरूर कहूंगी कि लोअर जुडिशरी से लेके ऊपर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक एलिवेशन की बात मुजम्मिल साहब ने भी की, ये सारे काम कैसे होते हैं इस तरफ भी मरियम के पास गंदी वीडियोस है, जो मरियम के पास गंदी, एक बात और कहना चाहता हूँ, जो मरियम ने गंदी वीडियोस रखी हुई है। सर आयशा को पॉइंट कंप्लीट करने दीजिए, मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है। अनफॉर्चुनेटली मामला वंस फॉर ऑल सेटल होना चाहिए। चीफ जस्टिस साहब की डिस्क्रिशन है, इख्तियार उनका है कि वो कैसा बेंच बनाएंगे, मगर ये याद रहना चाहिए कि तारीख जस्टिस मुनीर से लेकर नसीम हसन शाह से लेकर सईदुज्जमा सिद्दीकी से लेकर इफ्तिखार चौधरी से लेकर फखरुद्दीन इब्राहिम हो या भगवान साहब हो, जो जितने लोग गुजरे हैं यहाँ पर, तारीख ने सबको लिख के रख दिया है। आज की आला अदलिया को खुद सोचना है कि तारीख उनको किन लफ्जों में याद करेगी। ऑन दैट नोट आई विल हैव टू क्लोज द प्रोग्राम। आयशा साहब आपका बहुत शुक्रिया, मुजम्मिल साहब आपका और जैन साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। विल सी यू नेक्स्ट वीक। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।